हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। सबसे पहले उसमें देख लेते हैं ट्रिपनोसोमा गैम्बाइंस के बारे में। ट्रिपनोसोमा गैम्बाइंस के क्वेश्चन देखेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है ये। सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा होता है इसका, और क्लास इसकी जूमेस्टिकोफोरा होती है, और काइनेटोप्लास्टिडा। एंड इसका जो जीनस होता है वो ट्रिपनोसोमा होता है, और स्पीसीज गैम्बाइंस होती है। फर्स्ट हेडिंग है हैबिटेट हैबिटेट। Trypanosoma gambines live as a parasite in the blood, lymph nodes, spleen or cerebrospinal fluid of man and in the intestine of blood-sucking fly Glossina pulpilis, जिसको हम बोलते हैं सीसी फ्लाई। और सीसी फ्लाई के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में। इस पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, तथा सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट भी बोल सकते हैं उसको, एक ब्लड सकिंग फ्लाई होती है जो सीसी फ्लाई होती है। ट्रिपनोसोमा एक पॉलीमॉर्फिक पैरासाइट है जिससे खतरनाक रोग होता है, जिसे ट्रिपनोमियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। मतलब कि इसमें ये होता है कि मरीज को नींद आती रहती है, मतलब उसकी नींद ही पूरी नहीं होती है। इस पैरासाइट का ट्रांसमिशन सीसी फ्लाई द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सीसी फ्लाई के द्वारा होता है। सबसे पहले इसका अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। शेप देखेंगे। ट्रिपनोसोमा गैम्बाइंस हैज ए सिलेंडर elongated colorless sickle shaped बॉडी। मतलब ट्रिपनोसोमा गैम्बाइंस सिलिंड्रिकल होता है और इसकी बॉडी लंबी होती है, कलरलेस होता है, और ये किस प्रकार का होता है? सिकल शेप्ड, मतलब जिस प्रकार की हमारी हंसिया बोलते हैं, मतलब दांती के प्रकार का होता है। द एंटीरियर एंड इज मोर पॉइंटेड, एंटीरियर एंड मोर पॉइंटेड देन पोस्टीरियर एंड विच इज ब्लंट। इसका एंटीरियर आगे का भाग होता है वो मोर पॉइंटेड, मतलब नुकीला होता है, देन द पोस्टीरियर एंड। साइज देखेंगे। Its body length varies from 15 to 13 micron and width from 1 to 3 micron। इसकी लंबाई 15 से 30 माइक्रोमीटर होती है, और चौड़ाई मतलब इस बोल सकते हैं 1 से 3 तक इसकी माइक्रोमीटर में चौड़ाई होती है। देखेंगे यहाँ पे पेलिकल और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। पेलिकल और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? तो यहाँ पे देखेंगे पेलिकल एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। द बॉडी इज कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक एंड फिल्म पेलिकल। पेलिकल होती है इसकी आउटर कवरिंग होती है, जो कि बॉडी को कवर करे हुए होती है, वो पेलिकल कहलाती है। इट मेंटेन द जनरल बॉडी ऑफ द शेप। और ये क्या करती है पेलिकल? ये बॉडी की जो शेप होती है ये उसको बनाए रखती है। द पेलिकल मेड ऑफ फाइन फाइब्रिल्स। इसमें फाइन फाइब्रिल मतलब कि अच्छे खासे फाइब्रिल्स होते हैं। दीज फाइब्रिल्स आर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जब फ्लैजिलम बीड्स उत्पन्न करता है तो इसकी कवरिंग पेलिकल पर इरेगुलर मेम्ब्रेनस फोल्ड बन जाते हैं, जो हमारी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहलाते हैं। तो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी जो पेलिकल के जो इरेगुलर मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं वही अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहलाते हैं। अब देखेंगे फ्लैजिलम। इसकी है नेक्स्ट हेडिंग है फ्लैजिलम। ट्रिपनोसोमा इज यूनिफ्लैजिलेट एनिमल, मतलब इसमें एक ही फ्लैजिला पाया जाता है। द फ्लैजिला अराइज फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल सिचुएटेड नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो ट्रिपनोसोमा एक यूनिफ्लैजिलेट मतलब एक ही फ्लैजिला पाया जाने वाला एनिमल है, और जो कि इसके पोस्टीरियर एंड के पास ही बेसल ग्रेन्यूल से निकलता है। फ्लैजिलम आगे की ओर फॉरवर्ड होकर पोस्टीरियर एंड पर पहुंचने के बाद फ्री हो जाता है। अब देखेंगे हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। डेट इज एक्टोप्लाज्म मतलब कि जो बाहरी का द्रव्य होता है एक्टोप्लाज्म, एंड एंडोप्लाज्म जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। इसके साइटोप्लाज्म में अनेक बुलेटिन ग्रेन्यूल्स बिखरे होते हैं जो ग्लाइकोजन व फॉस्फेट के रूप में मेटाबॉलिक फूड को रिजर्व करते हैं, तथा इसमें सभी साइटोप्लाज्मिक ग्रे ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस तथा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? यह साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। काइनेटोप्लास्ट यह डिस्क शेप्ड या स्फेरिकल शेप होते हैं, जो पैराबेसल बॉडी भी कहा जाता है। यह लोकोमोशन में हेल्प करते हैं तथा इनमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। तो काइनेटोप्लास्ट क्या है? ये काइनेटोप्लास्ट ट्रिपनोसोमा में पाए जाने वाली वे स्ट्रक्चर हैं जो ट्रिपनोसोमा को लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, और इसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी इसी में देखने को मिलता है। कहते हैं न्यूक्लियस। इसमें एक केंद्रक होता है जो बॉडी के मध्य में पाया जाता है, जो अंडाकार होता है। तो ट्रिपनोसोमा गैम्बाइंस में एक ही केंद्रक होता है जो बॉडी के मध्य में पाया जाता है, और वो भी अंडाकार होता है। अब इसकी आती है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ ट्रिपनोसोमा।
पॉलीमॉर्फिक फॉर्म देख लेते हैं इसकी क्या है। These forms have been named mostly on the basis of the arrangement of flagellum। तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स का जो डिवीज़न किया गया है वो इसके फ्लैजिलम के मतलब पोजीशन के आधार पर किया गया है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है बॉडी में उसके आधार पर किया गया है। मेनली काइंड्स ऑफ दीज फॉर्म गिवन बिलो, इसके जो काइंड्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट है लीशमानियल फॉर्म या फिर हम एमेस्टिगेट भी बोलते हैं इसको। तो ये कैसा होता है इसको देख लेते हैं यहाँ पे। एमेस्टिगेट इट हैज स्मॉल ओवल। लेशमानियल फॉर्म को देख लेते हैं एमेस्टिगेट को। इट हैज स्मॉल ओवल और राउंडेड बॉडी विद ए न्यूक्लियस। इसमें एक्सटर्नल फ्लैजिलम नहीं पाई जाती और इसमें कोई भी एक्सटर्नल फ्लैजिलम देखने को नहीं मिलती है एमेस्टिगेट में, बल्कि फाइब्री लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो साइटोप्लाज्म में धसी होती है। इस अवस्था में बेसल ग्रेन्यूल एंड काइनेटोप्लास्ट रिड्यूस्ड डॉट्स के समान न्यूक्लियस के फ्रंट या एंटीरियर एंड पर देखने को मिलते हैं। तो लीशमानियल फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है और अंडाकार होती है विद ए न्यूक्लियस, मतलब इसमें एक ही केंद्रक होता है और एक्सटर्नल फ्लैजिलम इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसमें फिम्ब्री लाइक यानी कि धागे के समान रचना होती है जो भी इसके साइटोप्लाज्म में धसी होती है। ठीक है, और इसमें काइनेटोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल्स एक डॉट के समान दिखाई देते हैं, वो भी बहुत हल्के धब्बे के समान दिखाई देते हैं। दूसरी इसकी फॉर्म होती है लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगेट। इट हैज इलोंगेटेड बॉडी विद न्यूक्लियस इन इट्स सेंटर। लेप्टोमोनाड में क्या होता है, एक ही इलोंगेटेड बॉडी यानी कि इसकी लंबाकार बॉडी का होता है और न्यूक्लियस जो होता है इसके सेंटर में होता है। बेसल ग्रेन्यूल और काइनेटोप्लास्ट इसके एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर एंड मतलब आगे वाले फ्रंट पर इसके प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक फ्लैजिलम बेसल ग्रेन्यूल से निकलती है और कोई अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें एक फ्लैजिलम निकलती है, वो भी कहाँ से निकलती है, बेसल ग्रेन्यूल से, और इसमें कोई भी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं बनती है। जबकि लीशमानियल फॉर्म में कोई भी फ्लैजिला नहीं थी, उसमें फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर थी। लेप्टोमोनाड में हमारा क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें यहाँ पर एक ही फ्लैजिलम देखने को मिल रही है। ठीक है, वो भी जो बेसल ग्रेन्यूल से निकलती है। अब नंबर थर्ड देख लेते हैं इसकी इरिथीडल। नंबर थर्ड है इसकी इरिथीड्रल या फिर एपीमेस्टिगोट फॉर्म। इनकी बॉडी लंबी होती है और इनमें बेसल ग्रेन्यूल और काइनेटोप्लास्ट न्यूक्लियस के फ्रंट पर उपस्थित होते हैं। इनकी भी बॉडी लंबी होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें बेसल ग्रेन्यूल और काइनेटोप्लास्ट न्यूक्लियस के फ्रंट पर उपस्थित होते हैं, एंटीरियर एंड पे नहीं होते। और न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है इनके सेंटर में। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन लेस डेवलप, मतलब अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है लेकिन इतनी डेवलप नहीं होती है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं इसकी आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म है इसकी लीशमानियल फॉर्म, काइनेटोप्लास्ट है, इसमें न्यूक्लियस भी है। दूसरी इसकी जो फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म है इसकी लेप्टोमोनाड। दूसरी कौन सी है, दूसरी लेप्टोमोनाड फॉर्म है इसकी। और तीसरी फॉर्म जो है इरिथीडियल या एपीमेस्टिगेट फॉर्म है। और चौथी ट्रिपेनोसोमा या ट्रिपेमेस्टिगेट फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे इसको, सभी इसकी यहाँ पे फॉर्म दी गई है। अब आगे देख लेते हैं, इसकी लास्ट फॉर्म है ट्रिपेनोसोम है। इट्स बॉडी इज इलोंगेटेड एंड सिलेंडर लाइक। इसकी बॉडी लंबी होती है और सिलेंडर लाइक होती है। द बेसल ग्रेन्यूल एंड काइनेटोप्लास्ट सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। और जो इसकी बेसल ग्रेन्यूल और काइनेटोप्लास्ट होते हैं वो पोस्टीरियर एंड पे लगे होते हैं। फ्लैजिलम इज लार्ज एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। इसमें फ्लैजिला भी बड़ी होती है और इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी अच्छी खासी विकसित होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं लोकोमोशन किस प्रकार से होता है। तो लोकोमोशन बाय द वेवी मूवमेंट्स ऑफ द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन एंड बाय फ्लैजिलम। तो ट्रिपेनोसोमा गैमेन्स जब हमारे ब्लड में या लिम्फ में या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुँच जाता है तो वहाँ पे एक वेवी मूवमेंट्स यानी कि अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन और फ्लैजिला के द्वारा एक वेवी मूवमेंट्स उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके द्वारा इसमें लोकोमोशन होता है। देखेंगे इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज सैप्रोजोइक। Trypanosoma gambiens feeds by osmotrophy on the blood and tissue fluid of its hosts. It digests the sugars by the enzymatic action. The nourishment is absorbed through the body surface. तो न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है, सैप्रोजोइक होता है, मतलब कि एक पैरासाइट होता है। Trypanosoma gambiens feed, ये किस पे फीड करता है, ये हमारे ब्लड पे और टिश्यू फ्लूइड पे क्या करता है, ये फीड करता है, यानी कि टिश्यू फ्लूइड और ब्लड या लिव पर ये हमारा निर्भर करता है।
इट डाइजेस्ट द शुगर बाय द एंजाइमेटिक एक्शन। और जो इसमें शुगर्स होती हैं हमारे ब्लड में, लाइक ग्लूकोज या और अदर शुगर्स होती हैं, तो उनको ये किससे करता है, एंजाइम के द्वारा ही इसका पाचन करता है। रेस्पिरेशन देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो रेस्पिरेशन इज बेसिकली एनारोबिक बिकॉज इट्स लाइफ इन एन एनवायरमेंट विदाउट ऑक्सीजन। देख लेते हैं एक्सक्रीशन। द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट आर डायरेक्टली डिफ्यूज्ड आउट थ्रू इट्स पेरिकल और जनरल बॉडी सर्फेस इनटू इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट दैट इज ब्लड। ये जो एक्सक्रीशन यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं ट्रिपेनोसोमा के अंदर और उसके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसकी जो बॉडी सरफेस होती है ना, आउटर सरफेस बॉडी की या पेलिकल जो कवरिंग होती है इसकी बॉडी की, तो उसी के थ्रू ये क्या करता है, उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे ब्लड या लिम्फ या सेरेब्रोसल फ्लूइड आदि में ये क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस प्रकार होती है। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बाइन्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है। मतलब कि देखो यहाँ पे जैसे ये एक ट्रिपेनोसोमा है, तो इसी में ये न्यूक्लियस है। अब नेक्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, ये सेल खुद ही डिवाइड होना चालू हो जाएगी इस प्रकार से। ये जो न्यूक्लियस है कुछ इस सेल में पहुँच जाएगा, कुछ इस सेल में। अगली वाली स्टेज में ये इस तरीके से हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेज में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें बाइनरी फ्यूजन के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन। लाइफ साइकिल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइफ साइकिल देखेंगे। द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बाइन्स इज कंप्लीटेड विद इन टू होस्ट दैट इज डाइजेनेटिक। देखिए डाइजेनेटिक प्राणी जीव है जो कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो टू होस्ट में कंप्लीट होती है। प्राइमरी ह्यूमन मतलब वर्टिब्रेट हम में होती है, एंड सेकेंडरी इनवर्टिब्रेट होस्ट दैट इज ब्लड सकिंग फ्लाई, जिसको हम बोलते हैं सीसी फ्लाई। पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वही देख लेते हैं, ह्यूमन में किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो ह्यूमन में देखते हैं लाइफ साइकिल। इन्फेक्शन, सबसे पहले तो मच्छर होगा, तो मच्छर काटेगा, ओ सॉरी मच्छर नहीं, सीसी फ्लाई, सॉरी सीसी फ्लाई होगी, तो सबसे पहले मनुष्य को काटेगी, और काटने के बाद में सबसे पहले तो इन्फेक्शन ही होगा ना। तो इन्फेक्शन स्टेज में क्या होता है, मनुष्य में इन्फेक्शन तब होता है जब ग्लोसिना पल्पेलिस, जो सीसी फ्लाई होती है उसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पल्पेलिस, मनुष्य को काटती है। काटते समय वह मनुष्य के शरीर में मेटासाइक्लिक फॉर्म को अपने सलाइवा के साथ इंट्रोड्यूस कर देगा। इसके सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट भी पाया जाता है जो पंचर से निकलने वाले ब्लड को रोक देती है तथा यह प्रोबेसिस के द्वारा पंच करती है। तो ब्लड जो को एंटीकोगुलेंट होता है वो क्या होता है, वो ब्लड को जमने से रोकता है। जैसे कि जिस प्रकार लीच में पाया जाता है नहीं, उसी प्रकार इसमें भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लो फ्लाई का नाम लिया, फ्लाई यहाँ पे आ गई, लेकिन ये वो वाली फ्लाई नहीं है, सीसी फ्लाई नहीं है ये। देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो परजीवी की सभी अवस्थाएं मनुष्य में इंट्रासेलुलर होती हैं क्योंकि वे प्लाज्मा में होती हैं, ब्लड में नहीं होती। मनुष्य के ब्लड में मेटासाइक्लिक फॉर्म्स लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म में बदल जाती हैं। इनमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है, तेजी से डिवीजन होता है, ठीक है। यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन द्वारा ही होता है और इसी से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखते हैं इनमें मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार से होती है। तो मेटामॉर्फोसिस ये ग्लूकोज का अवशोषण करती हैं जो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब इनमें मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है और वे सिकुड़कर छोटी या स्टम्पी फॉर्म्स में बदल जाती हैं। लंबी फॉर्म्स से छोटी फॉर्म्स के बनने के समय कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स भी बनती हैं जिनका बॉडी छोटी होती है तथा इनमें एक छोटा फ्लैजिलम होता है। स्टम्पी फॉर्म्स फीडिंग नहीं करती। तो मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत हमारी कौन सी स्टम्पी फॉर्म्स बनती हैं जो कि फीडिंग नहीं करती हैं। प्लेस ऑफ इन्फेक्शन, कुछ लंबी सिलिंड्रिकल फॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं बल्कि ब्लड के एंटीजन्स को परिवर्तित कर देती हैं। यही अपरिवर्तित सिलिंड्रिकल फॉर्म्स ब्लड में जीवित रहती हैं और लगातार मल्टीपल करती रहती हैं जिससे भविष्य में इन्फेक्शन रिप्लेस हो जाता है। नीचे देखते हैं पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई। जब सीसी फ्लाई एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड को सक करती है तो ब्लड के साथ वह छोटी स्टम्पी फॉर्म्स को उसकी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है।
डेवलपमेंट इन मिडगट, आगे का डेवलपमेंट सीसी फ्लाई के मिडगट में होता है, जहां वे पहले लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में बदलती हैं और बाद में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन द्वारा मल्टीप्लाई करने लगती हैं। डेवलपमेंट इन सैलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सीसी फ्लाई, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म्स ईसोफेगस से होती है तथा सैलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाती हैं, जहां वे क्रीथिडल फॉर्म्स में बदल जाती हैं। इस फॉर्म की बॉडी छोटी होती है तथा उनमें फ्री फ्लैजिलम रिड्यूस्ड होता है तथा काइनेटोप्लास्ट न्यूक्लियस के सामने पाया जाता है। और जब सीसी फ्लाई किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो सलाइवा के साथ मेटासाइक्लिक फॉर्म उसके ब्लड में आ जाती हैं। हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है? इस रोग के प्रमुख लक्षणों में काटे गए स्थान पर जलन होने लगती है तथा जलन कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाती है। ब्लड प्लाज्मा के अलावा ट्रिपेनोसोमाइसिस का डेवलपमेंट लिम्फेटिक ग्लैंड्स में भी होता है, जिसके कारण उनमें सूजन आ जाती है। स्लीपिंग सिकनेस उस समय होती है जब ये परजीवी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाते हैं। इस रोग के प्रमुख सिम्टम्स हैं इरेगुलर रिकरेंट फीवर होता है, मतलब कि फीवर आज हुआ, कल नहीं हुआ, परसों हो गया, इस प्रकार से इरेगुलर रिकरेंट फीवर होता है। इसके अलावा कमजोरी आती है, वजन कम हो जाता है, एनीमिया देखने को मिलता है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है तथा सिर दर्द भी बन जाता है। धीरे धीरे रोगी को नींद आने लगती है। यह पहले तो नियमित अंतराल पर आती है, बाद में रोगी कोमा स्टेज में पहुंच जाता है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। डायग्नोसिस, मतलब इस रोग की पहचान किस प्रकार से की जाती है, तो वो डायग्नोसिस देख लेते हैं यहाँ पे। पैरासाइट की डायग्नोसिस के लिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लंबर रीजन में पंचर करके उसको मतलब वहाँ पे लैब वगैरह में देखा जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है? अफ्रीकन ट्रिपनोमियासिस का प्रारंभिक अवस्था में इलाज किया जा सकता है, लेकिन जब परजीवी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला जाए तो उसका नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। जो 2 ड्रग्स हैं, बेयर 205 आल्सो कॉल्ड एंथ्रोपोल, जर्मेनिन और सुरामिन एंड पेंटामाइड और लोपिडिम आर वाइडली यूज्ड फॉर बोथ ट्रीटमेंट एंड प्रोहेक्सेलिस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन। बेयर 205 इसके लिए बहुत ही मतलब लाभदायक होता है इस रोग में, तो इसको ही सबसे पहले इसको ही यूज़ करना चाहिए। प्रिवेंशन, मच्छरों की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है? रोकथाम के लिए सबसे प्रिवेंशन मतलब कि ट्रिपनोमियासिस की किस प्रकार से रोकथाम की जा सकती है? रोकथाम के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि सीसी फ्लाई का ही इरेडिक्शन किया जाना चाहिए। इसके लिए उन क्षेत्रों में जहां झाड़ियां हों तथा नदियों के पास छोटे छोटे वृक्षों को नष्ट कर देना चाहिए। झाड़ियां वाले क्षेत्रों में सीसी फ्लाई का नियंत्रण करने के लिए इन क्षेत्रों में कीटनाशक या डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।